नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक इकोनॉमिक्स प्लानिंग या कह लें हिंदी में आर्थिक नियोजन। ठीक है, इसके अंदर ही हम लोग पंचवर्षीय योजना को पढ़ते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन हो आपका, चाहे आप पीसीएस में आप बीपीएससी का पेपर दे हो, चाहे जीपीएससी का पेपर दे, चाहे आप यूपी पीसीएस में जाएं या फिर किसी भी अदर स्टेट पीसीएस का पेपर हो, चाहे इधर आप सेंट्रल में आते हैं तो रेलवे एसएससी या स्टेट में कोई भी पेपर देंगे, दरोगा की हो चाहे सचिवालय की हो, तो आपका यहाँ से एक सवाल बनता है डेफिनेटली 110%। तो इस विषय को हम पूरा अच्छे से पहले समझते हुए और उसके बाद 5 ईयर प्लान को पूरा समझते हुए उसके जितने भी टाइम पीरियड्स जो हैं और उसमें जो प्रधानमंत्री के क्या क्या रोल थी, क्या उसके जो उद्देश्य रखे थे, वो हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे कवर आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद फैक्चुअल डाटा को लेते हुए आगे एकदम क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को खत्म कर रहे होंगे। अगर इससे पहले अगर आपने हमारे स्टैटिक जीके को कंप्लीट नहीं किया है तो आप जाकर करिए। आर्ट एंड कल्चर मैंने पूरा कंप्लीट करा रखा है और उसकी सीरीज अभी रुकी हुई है, मैं जल्द कंटिन्यू करने वाला हूं। और इसके बाद ही मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जितने भी थे, मैंने पूरे एक तो कंसेप्चुअल बेसिस के साथ मैंने ट्रिक के माध्यम से पूरी चीज़, 1 घंटे की वो वीडियो है, आपको उसको भी देखना है। लिंक सारे वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग समझते हैं कुछ टर्म्स को, उसके बाद 5 ईयर प्लान को खत्म करेंगे। और इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, ये टॉपिक जैसे ही आज खत्म होगा आपको कुछ करना नहीं है, घटना चक्र की किताब उठानी है। प्रीवियस ईयर में जो जो सवाल बने हैं पंचवर्षीय योजना से आपको उसको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 5 ईयर प्लान को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे आपको मैं कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा पहले। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग समझेंगे क्या होता है प्लानिंग, या फिर कह ले तो कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग या फिर नियोजन नीति क्या है, इसको हम चीज़ों को समझने की पहले कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आए, अगर हमें पूंजीवाद वाला सिस्टम को समझ में नहीं आता हो, समाजवादी क्या सिस्टम होता है, इंग्लिश में कह ले तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक, या फिर समाजवादी को कह ले तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन क्या था, एनडीसी क्या है, नीति आयोग क्या है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, योजना आयोग और नीति आयोग के बीच में। जैसे कि आप सभी को पता है, कांग्रेस और बीजेपी, जब भी सरकार का जब बदलाव होता है तो हर सरकार अपने नीति के अकॉर्डिंग कई सारी ऐसी योजनाएं होती है जिसका नाम भी चेंज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके बहुत चीज़ों में बदलाव देखने को मिलता है। तो हमारे जब बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए तो वो काफ़ी चीज़ों का परिवर्तन किए, नीति आयोग को लेकर के आए। तो इन दोनों के बीच में आखिर क्या डिफरेंसेस है, सारी चीज़ों को हम समझते हुए फिर हम क्रमबद्ध तरीके से जो फैक्ट होगा उसको फैक्ट को लेते हुए हर एक चीज़ को कवर करने के बाद फिर हम 5 ईयर प्लान में इन कर चले आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो कंसेप्ट है प्लानिंग, आर्थिक नियोजन में ये जो आप देख रहे हो, इकोनॉमिक्स तो आप सभी को समझ में आ रहा है, आर्थिक यानी कि पैसे की बातें जहाँ भी हो रही है वो इकोनॉमिक्स है। अब ये प्लानिंग क्या है, नियोजन क्या है, तो इसको ही हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग क्या है या फिर नियोजन क्या होती है। ठीक है, देखिए भाई, अगर नियोजन की अगर हम बात कर ले तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास कुछ रिसोर्सेस है, आपके पास कुछ संसाधन है। कह लो तो जैसे कि मेरे पास अभी संसाधन है, 2 किताबें हैं, 2 कॉपी है, 2 पेन है, एक मोबाइल है, तो ये सारे मेरे क्या हो गए, रिसोर्स हो गए। अब इसका मैं यूज़ करके, ठीक है, इसका मैं यूज़ करके अपने विकास करने के लिए या फिर अपनी सोसाइटी का विकास करने के लिए या फिर मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका कैसे डेवलपमेंट हो, ठीक है, उनके विकास के लिए, अपने विकास के लिए या फिर सोसाइटी के विकास के लिए ये सारे रिसोर्सेस का, यानी कि ये किताब, ये कॉपी, ये पेन और ये मोबाइल का यूज़ करके कैसे एक हम प्लानिंग करें, कैसे हम एक नीति बने जिससे क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके हमारे समाज में, एक सामाजिक स्थिति सुधरे, आर्थिक स्थिति सुधरे। और मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं एक एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे वो विकास हो, तो यही क्या होगा, एक प्लानिंग होगा। इसको ही हम क्या कहेंगे, प्लानिंग कहेंगे। मतलब क्या है, अगर हम सिंपल सी शब्दों में बात करें तो प्लानिंग का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उसको कैसे समुचित, मतलब किस तरह सही ढंग से हम इसको प्रयोग करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं, एक नियोजन बनाते हैं। और ये नियोजन क्यों बनाई जाती है, जिससे क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स प्लानिंग की, यानी कि एक देश के अगर नज़र की तरफ से देखते हैं तो देश की नज़र से हम क्या बात करेंगे कि जो देश का मतलब हमारे देश के प्रधान है, देश के प्रधान कह ले तो प्रधानमंत्री, जो सरकार है हमारे, वो क्या करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं। किस लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं कि सामाजिक
या फिर आर्थिक स्थिति को कैसे अच्छी की जाए, उसकी जो है विकास दर को कैसे बढ़ाया जाए, उनके पास जो भी रिसोर्सेस हो, तो ये हो गया एक प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पूंजीवादी देश कह ले या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कह ले, समाजवादी देश या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था को, इसको हम समझते हैं। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार, आपको इसलिए मैंने कहा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देखना है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था को जो मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार को जोड़ते हुए फिर मैंने वहाँ भी पूंजीवादी समाजवादी चीज़ों को समझाया, इसलिए बहुत डिटेल तो यहाँ नहीं जाएंगे, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे कि आपको को रिलेट करवा दूँ। देखिए पूंजीवादी देश क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है तो सेकेंड वर्ल्ड वार, आप सभी को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में दो प्रमुख देश ऐसे थे। ठीक है, एक तो अमेरिका और एक रूस, काफ़ी महत्वपूर्ण या फिर कह ले तो बहुत ही शक्तिशाली एक पावरफुल देश की नज़र से वो ऊपर आए और पूरे विश्व का नज़र इन दो देशों के ऊपर था। जो ये दो देश कर रहे होते हैं वो सभी अदर जो उनके नेबरिंग कंट्री है या फिर जो भी विश्व के स्तर में जो देश है वो इनको फॉलो करते हैं। तो अमेरिका और ये थे रूस। तो अमेरिका जो बात कर ले, अमेरिका में क्या था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कहने का मतलब क्या है ये कि पूंजीवादी का सिंपल सा मतलब ये क्या क्या है कि इसमें जो है पूरा का पूरा सरकार जो होता है, सरकार का केवल और केवल काम होता है अपने देश को चलाना, ना कि कोई जॉब क्रिएशन करना या फिर मतलब कि आपको क्या जॉब देना है, ये सारी चीज़ें इनका काम नहीं होता। इनका केवल काम है देश के विकास के लिए जो भी योजनाएं बनानी है वो पूंजीवादी देश की सरकार काम करती है। ये पूंजीवादी देश में और क्या हमें देखने को मिलता है, इसमें सरकार का काम क्या होता है, केवल देश को चलाना। बाकी जो भी संसाधन है वो जितने भी पूंजीपति हैं, ठीक है, उनका अधिकार होता है वो उन वो सारे संसाधनों का, वो सारे रिसोर्सेस का यूज़ करके, ठीक है, रिसोर्सेस का यूज़ करेंगे, उनका वो अधिकार जो मतलब उनको अधिकार दिया जाता है, ऐसा कुछ उनको लिबरलाइजेशन, उनको थोड़ा सा ऐसी छूट दे दी जाती है या फिर कुछ ऐसा स्कीम लाया जाता है कि वो सारे पूंजीपतियों वो सारे रिसोर्सेज का यूज़ करके, ठीक है, यूज़ करके देश का विकास करेंगे। देश का विकास कैसे करेंगे, कई सारी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, कई सारे कंपनी स्टैब्लिशमेंट करेंगे, मतलब क्या करेंगे पूंजीवादी, मतलब यही समझ में क्या आ रहा है यहाँ पे, प्राइवेटाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हर एक लोग अपने ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ना कि वो देश के सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो हमें रोजगार देंगे। तो ये पूंजीवादी कंसेप्ट हो गया। ठीक है, मतलब फिर से मैं एक सिंपल सा एक और कंसेप्ट मैं समझाने की कोशिश करूँ एक सिंपल लैंग्वेज में कि पूंजीवादी देश में जो सरकार, हम जैसे कि अभी हम लोग क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ना तो पूंजीवादी ना तो समाजवादी, मतलब हम लोग बीच में है। मतलब हम लोग अगर यही समाजवादी की अगर बात कर ले, ठीक है, समाजवादी का कंसेप्ट समझने की कोशिश करें तो ये वैसा देश होता है। तो ये पूंजीवादी देश, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कौन सा देश चला रहा था या एक्सेप्ट करती थी, तो अमेरिका। और दूसरी जो देश पावरफुल देश थी रूस, वो क्या थे, समाजवादी व्यवस्था को अपनाई हुई थी। समाजवादी देश इसको देख, साथ के साथ चीन भी जो था वहाँ भी समाजवादी व्यवस्था चलती थी। तो फिर भारत भी आया तो समाजवादी देश को ही एक्सेप्ट, समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही एक्सेप्ट किया था। ठीक है, इसमें क्या था कि इसमें पूरा का पूरा चीज़ जो होता सरकार के ऊपर होता है। इसमें ना तो ऐसा कुछ चीज़ है कि आपको आप कोई मतलब बहुत अधिक अमीर व्यक्ति हैं तो आपको थोड़ा सा अधिक एडवांटेज मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। हर एक बंदा को एक नज़र में देखा जाएगा। आपके सैलरी जो होता है, अभी आपके जैसे सैलरी 50,000 है और एक बंदे का सैलरी 25,000 है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अधिक फैसिलिटी दी जा रही है। जैसे कि अगर आपके देश में, आपका देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, आपकी देश समाजवादी देश है, तो वहाँ पर जो ट्रेन चल रही है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो ट्रेन चल रही है वो हर एक बोगी में ही एसी लगी होगी या फिर हर एक बोगी में एसी नहीं लगी, किसी भी बोगी में एसी नहीं होगी। मतलब क्या कि वो 10,000 वाला बंदा भी वो एसी ट्रेन में जाएगा उतना ही भाड़ा दे करके, और वो 50,000 रुपया वाला बंदा भी उतना ही भाड़ा दे करके वो एसी का ट्रेन पे जाएगा। ठीक है, ना तो कोई इकोनॉमिक क्लास है ना कोई बिजनेस क्लास है, सब लोगों को मतलब समझ रहे हैं एक बराबर रखा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात कर ले तो यहाँ पे ना तो कोई अमीर का कंसेप्ट है ना कोई गरीब का कंसेप्ट है। आप बस उतना कमाइए जितना कि आपका अपना उससे पेट भर जाए, और उससे अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो आप उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए। बाद में आप, ऐसा नहीं है कि उस बैंक में आप डिपॉजिट कर लिए तो उस पैसों को आप फिर बाद में निकाल सकते, नहीं, वो टोटली कंप्लीट सरकार के पास चल गई है। आपको जितना पेट चलाने के लिए इनकम करना था आपके पास है, बस मोर देन सफिशिएंट है। ठीक, और आपको क्यों चाहिए अधिक पैसा, जब यहाँ पर सभी को एक लेवल पर रख दी गई है सरकार, रख दी है सरकार ने, तो फिर आप उस अधिक पैसे का करोगे क्या। ठीक है, ये हो गया समाजवादी कंसेप्ट। तो रूस,
और चाइना, ठीक है, ये दोनों समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करते थे। भारत ने भी इस व्यवस्था को स्वीकार किया था। तो इसको समझते हैं और भी हम आगे चल करके। देखिए फिर क्या होता है, तो ये हो गया पूंजीवादी देश कौन हो गया आपका, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। और समाजवादी देश कौन हो गया आपका, रसिया, ठीक। अब ये दोनों के बीच में होड़ चलता है कि हर देश को ये बताते हैं या फिर अपने नेबरिंग कंट्री को बोल रहे हैं कि आप भी अपने देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वीकार कीजिए, वहाँ पर भी अपने देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मतलब कि अप्लाई करिए, ठीक है, लागू करिए। उसी प्रकार रूस भी वही कर रहा था, ताकि क्या होगा कि एक पूरे विश्व में उनका क्या होगा, एक पावरफुल देश के रूप में वो उभरेगा, अगर सारे देश उनको फॉलो करेंगे तो इसी प्रकार इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलना स्टार्ट होता है। आप जब स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पर भी देखोगे दोनों के बीच में काफी कंपटीशन चलता है कि कौन सबसे पहले अंतरिक्ष में अपना योगदान देता है, सबसे पहले कौन मानव को भेज रहा है, सबसे पहले कौन महिला को भेजा जा रहा है, कौन सबसे पहले रॉकेट को छोड़ा है, कौन सबसे पहले जानवर को भेजा, कौन सबसे पहले कौन सा देश सबसे पहले अपने जो भी साइंटिस्ट को भेजे वो वापस भी आए हैं। तो इस तरह के कारनामे करके वो इतिहास में तो अपना रिकॉर्ड कायम करना ही चाह रहे थे, साथ में साथ वो अपने टेक्नोलॉजी को भी पूरे विश्व स्तर पर दिखाना चाहते थे, ताकि वो एक क्या हो सके, एक मोनोपोली, मतलब कि उनका पूरा विश्व का नज़र हो उनके ऊपर, और लोग पूरे विश्व में जितने देश हो उनको फॉलो करें, उनसे हेल्प ले या फिर उनके फॉलोअर बन सके, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में एक रणनीति चलनी स्टार्ट हो गई थी। तो इसी प्रकार से वहां पूंजीवादी अमेरिका, और तो अमेरिका ने बहुत सारे देश ऐसे थे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वीकार किए, और बहुत सारे ऐसे देश थे जो रूस के समाजवादी अर्थव्यवस्था को एक्सेप्ट किए। इसी प्रकार से जब चीजें चलती चली गई तो आपका जो एक होता है 1929 का ईयर, ठीक है, 1929 और 1930 में एक बहुत बड़ी आर्थिक संकट आती है, पूरे विश्व व्यापी आर्थिक संकट आती है। और ये एक ऐसी आर्थिक संकट थी जो अमेरिका की कमर को तोड़ दी गई थी। मतलब जितने भी पूंजीवादी देश थे सभी के सभी बिल्कुल एकदम उनके मतलब कमर टूट गई थी। लेकिन ये जो टाइम पीरियड था 1929 और 1930 का, जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट आई थी, इस समय रूस का जो आर्थिक स्थिति था बिल्कुल बैलेंस था। क्योंकि इसने क्या किया था, इसने कुछ, अभी मैं बताऊंगा, पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट यही रूस से ही स्टार्ट होता है, और यही देन भी है। भारत ने जो पंचवर्षीय योजना को लागू किया, ये इसका पूछा जाता है किसका श्रेय है या फिर ये देन किसकी है, तो रूस की है। तो क्या होता है, 1928 के आसपास की ये बात है। उस समय जो रूस के प्रमुख थे स्टालिन, ठीक है, स्टालिन जो थे रूस के प्रमुख थे, उन्होंने रूस के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या किया, उन्होंने पहली बार पंचवर्षीय योजना का एक कंसेप्ट लाया, ठीक है, या फिर कह ले तो पंचवर्षीय योजना को लागू किया। अब ये पंचवर्षीय योजना को समझिए, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तो योजना का तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ये क्या है, स्कीम है, मतलब प्लानिंग किया गया है कितने साल के लिए, 5 वर्षों के लिए। यहाँ पे टाइम पीरियड फिक्स है कि 5 वर्षों के अंदर हमें इस सेक्टर पे काम करना, जैसे कि कह ले तो कृषि सेक्टर में हमें काम करना, ये 5 ईयर हमें फार्मेसी यानी केमिकल सेक्टर में काम करना है, ये 5 ईयर हमें इंडस्ट्री के सेक्टर में काम करना है, ये 5 ईयर हमें ऑटो सेक्टर में काम करना है, ये 5 सेक्टर हमें साइंस एंड टेक यानी फिर कह ले तो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करना। ये यहाँ पे ये कंसेप्ट होता है पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे पंचवर्षीय योजना बनाएगी सरकार जिसमें हम 2-2 सेक्टर के ऊपर नजर रखेंगे, उनके डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। मतलब क्या कि सबसे पहले 1928 की मैं बात कर रहा हूं, अभी मैंने आपको क्या बताया, प्लानिंग का कंसेप्ट, पूंजीवादी का कंसेप्ट, समाजवादी का देश कंसेप्ट। यहां पे अमेरिका और यहां पर रूस दोनों के बीच कंपटीशन की पूरा देश उनके अर्थव्यवस्था या फिर उनकी जो नीति है उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो 1928 में रूस के प्रमुख थे स्टालिन ने, उन्होंने क्या किया था, पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट लाया था। पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, 5 वर्षों के लिए एक स्कीम लाई गई थी, जिसमें पहले ही देखिए, अगर रूस के सरकार ने 5 ईयर प्लान लागू किया है, मान लेते 1928 से लेकर के 1905 जोड़े तो 1933 तक, यानी 5 साल की इन्होंने स्कीम बनाई। तो इस सबसे पहले लागू करने से पहले इन्होंने कुछ मतलब कि अपना एक गोल्स डिसाइड कर लिया कि इस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, जैसे कि कृषि सेक्टर में, तो यहाँ पर कृषि सेक्टर में हम जो काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, कितना जो ग्रोथ रेट होगा, कितना विकास का दर होगा, एक वहाँ पे एक टारगेट फिक्स करते हैं, एक गोल फिक्स करते हैं। और ये 5 वर्षों में वो सरकार काम करती है, और फिर वो लास्ट जब ये 5 ईयर कंप्लीट होती है तब फिर देखते हैं वो कि कितना उनका अचीवमेंट हुआ है, कितने से कम रहे या फिर कितना अधिक वो अचीव किए हैं। तो
ये सबसे पहले जब आपका सवाल बनेगा, ये सारा फैक्ट मैंने लिखा है, परेशान नहीं होना, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को भी आपको ज्वाइन कर लेना है। तो 1928 में क्या हुआ था, सबसे पहले स्टालिन ने क्या किया था, पंचवर्षीय, पूछा जाएगा किसने, तो रूस ने, ठीक है, किस देश ने, रूस ने सबसे पहले कब 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। उस समय रूस के प्रमुख कौन थे, तो स्टालिन थे, ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है। तो यही जब 1929 में जो आपका आर्थिक संकट आया था 1929 से 1930 में, तो इस आर्थिक संकट में जो पूंजीवादी जो देश थे, जिस भी देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे थे, जहां पे पूंजीवादियों का पूरा मतलब कि दायित्व उनके ऊपर होता था, इंडस्ट्री फैक्ट्री के ऊपर, मतलब सारा कुछ उनके ऊपर था, तो वो सारे देश बिल्कुल ही गिर पड़े, कमर उनके टूट गए थे इस आर्थिक संकट में। लेकिन ये जो रूस था बिल्कुल बैलेंस्ड रहा, क्योंकि इसने 5 ईयर प्लान के तहत सारी योजनाएं बना रखी थी, सारा कुछ इनका सिस्टमैटिक वे में आर्थिक इकोनॉमिक पॉलिसी इनकी चल रही थी, इसलिए ये आर्थिक संकट में इनका 1% भी कुछ भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला। तो इसी के बाद क्या हुआ, ये आर्थिक संकट जब आई तो इसके बाद सारे देशों की नजर जो है रूस के ऊपर गई, कि जब इतनी बड़ी विश्वव्यापी स्तर पर जब ये आर्थिक संकट आई तो भी रूस को कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा। इस कारण सभी लोग, यहां तक कि अमेरिका ने भी, ठीक है, सोचा कि अब हम भी जो है एक योजना बनाएंगे, ठीक है, एक योजना बनाएंगे, आर्थिक नियोजन करेंगे, ठीक है, एक आर्थिक नियोजन करेंगे। और क्या करेंगे, ये नियोजन शब्द को फिर जो है एक्सेप्ट किया सभी लोगों ने, सभी देशों ने 1931 में, जब ये आर्थिक संकट खत्म हुआ। तो समझ में आ रहा है कि किस तरह से, अब देखिए, अब अमेरिका भी जो है पूंजीवादी वाला जो कंसेप्ट था, हालांकि देखिए पूरी तरह से वो पूंजीवादी को अभी खत्म नहीं किया, उन्होंने बस देखा कि हाँ ये जो प्लानिंग सिस्टम जो है वो अब वो भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इनका जो योजना का जो सिस्टम होगा, जो कंसेप्ट होगा, वो थोड़ा सा अलग होगा। क्या अलग है उसको समझिएगा। अब जो देखिए दोनों, अमेरिका और रूस, अब तो रूस में तो नियोजन नीति चल ही रही है भाई, उन्होंने तो पहले से ही समाजवादी कंसेप्ट को अप्लाई किए हुए हैं, 5 वर्ष की योजना वो बना रखे हैं। लेकिन अब अमेरिका ने भी एक्सेप्ट कर लिया, अब अमेरिका एक्सेप्ट किया तो सिंपल सी बात है, सारे देश अब वो एक्सेप्ट ही करेंगे, है ना। लेकिन अब इन दोनों के जो नियोजन में क्या थी, कुछ डिफरेंसेस थी। देखिए समाजवादी जो देश थे, जितने भी समाजवादी जो देश थे, उनमें जो नियोजन थी वो क्या थे, आदेशात्मक होती थी, ठीक है, आदेशात्मक होती थी, जिसमें क्या होती थी, सरकार ऑर्डर देती थी कि ये ऑर्डर है। लेकिन पूंजीवादी देश में क्या होता था, वहां पे कोई ऑर्डर नहीं दिया जाता था। जैसे कि एक एग्जाम्पल, आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको इस इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप इतने क्वेश्चन दिए गए, 100 क्वेश्चन दिए, इसके इतने नेगेटिव मार्क हैं, आपको इतने अटेम्प्ट करने हैं। बट क्या वो कंपलसरी है, आप 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हैं फिर भी आपके रिजल्ट आते हैं। तो वो क्या था, निर्देशात्मक थे। उसी प्रकार अमेरिका में भी जो नियोजन नीति बनाई गई थी ये निर्देशात्मक होती थी। ये जरूरी नहीं है कि आपको अचीव करना, अगर नहीं अचीव किए तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी या फिर आपकी ये चली जाएगी वो चली जाएगी। बट ये समाजवादी का जो नियोजन नीति थी वो क्या थी, आदेशात्मक थी, ऑर्डर था कि आपको इतना अचीव करना होगा, ठीक है। तो ये तो दोनों देशों के बीच में, पूंजीवादी देश और समाजवादी देश के बीच में जो नियोजन का जो डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये सारी चीजें इतना यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए क्या होता है कि भारत भी अब जो है इस आज़ादी के बाद 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो भारत में जो है प्लानिंग का, ठीक है, जो कंसेप्ट लाया गया था, या फिर कह ले तो जो चर्चा की बात हुई थी केवल 1947 में। एक विश्वेश्वरैया जी जो थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। उस बुक में उन्होंने इसकी जिक्र की थी, किसकी, नियोजन की, प्लानिंग की चर्चा की गई थी। तो पूछा जाएगा 1934 की ये बात है, ठीक है, आजादी से पहले की ये बात मैं कह रहा हूं। 1934 में विश्वेश्वरैया जी, ठीक है, उन्होंने क्या थी, उन्होंने किताब लिखी थी प्लान ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये सारा चीज अभी नोट्स में लिखा हुआ, मैं दिखाऊंगा अभी। प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया बुक, इसमें क्या थी, उन्होंने चर्चा की थी किसकी, नियोजन की, प्लानिंग की। कब, 1934 में। किसने, विश्वेश्वरैया जी ने, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा किताब का नाम, या फिर पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले जो प्लानिंग का या फिर नियोजन का कंसेप्ट की जो चर्चा हुई थी वो कब हुई थी, 1934 में। कौन सी किताब में, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया बुक में। फिर भारत जब आजाद हुआ 1947 में, भारत जब आजाद होता है तो फिर उसके बाद आप सभी को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री कौन बनते, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने क्या किया था, एक योजना आयोग का गठन किया, ठीक है,
प्लानिंग कमीशन का गठन किया। और ये प्लानिंग कमीशन गठन कब होता है? 15 मार्च 1950। ये सारे फैक्ट अभी मैं दिखाऊंगा सारा कुछ, बस अभी मैं आपको एक बेस बना दे रहा हूँ बस, ठीक है। तो अब देखिए भारत में कैसे ये प्लानिंग सिस्टम अब इन कर रहा है। अब हम भारत में आ रहे हैं, अब आपका पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मतलब कि अब स्टार्ट हो चुका है, इन कर चुके हैं हम लोग दरवाजे पे। पंच योजना आयोग का एक योजना आयोग क्या किया गया, क्या किया गया, गठन कर दिया गया। कब? 15 मार्च 1950 में, ठीक है। योजना आयोग का गठन किया, किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये एक ऐसी संस्था थी, देखिए योजना आयोग का मतलब समझ में आ रहा ना कि प्लानिंग कमीशन, क्या किया जाएगा? प्लानिंग किया जाएगा। 5-5 साल की क्या जाएगी? एक प्लानिंग की जाएगी। जो सरकार आए हैं, जो सरकार आएंगे, मतलब क्या, जो सरकार थी उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थे, प्रधानमंत्री कांग्रेस से, उन्होंने क्या किया? योजना आयोग का गठन किया। और अब ये क्या करेंगे? प्लानिंग, 5 ईयर प्लानिंग करेंगे, ठीक है। पंचवर्षीय योजना बनाएंगे। अभी उसको आगे हम लोग देखेंगे, ठीक। तो ये योजना आयोग का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये 5 ईयर के लिए क्या करते थे? योजना बनाते थे। लेकिन अब ये जो प्लानिंग इसमें जो किया जाता था ना, ऊपर से ऑर्डर है, मतलब कि जो सरकार में बैठे हैं प्रधानमंत्री, वहां से वो लोग डिसाइड करते थे कि क्या हमें काम करने हैं, किस सेक्टर में हमें काम करने हैं, और उस सेक्टर में हमें कितने पैसे एलोकेट करने हैं। और ये मतलब कि कोई मतलब अब हो सकता था कि यहाँ पे थोड़ा सा, अब आप ये भी सोच सकते थे कि जैसे कि कोई राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार नहीं है, ठीक है, तो हो सकता था, और सेंटर में कांग्रेस बैठी हुई है, तो वो उस राज्य के लिए कुछ ऐसा काम ना करे, ऐसा भी हो सकता था। तो क्योंकि देखिए हो सकता है ना, क्योंकि उनका सरकार वहाँ पर नहीं है, जैसे झारखंड में कांग्रेस की सरकार नहीं है, सेंटर में कांग्रेस की सरकार है, तो वो अपने राज्य में जो वहाँ के जो कांग्रेस की सरकार बैठी उसके लिए वहाँ से कुछ काम करे, ऐसा भी हो सकता है। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर लेवल, मतलब नीचे को उतना नहीं, मतलब कि अगर इसकी हम थोड़ी सी खामियां देखें तो नीचे स्तर पर, नीचे राज्यों को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं समझ सकते हैं, कि मतलब उतना ज़्यादा भागीदारी नहीं था। इसीलिए जो वहाँ पे जो भी कोई बिल बनाया जा रहा था 5 ईयर प्लान के लिए, तो इसके लिए क्या किया जाता था, जो राज्य सरकार जो थी उस पर, बहुत सारे राज्य सरकार क्या करते थे, उस पर हस्ताक्षर नहीं करते। तो इसलिए एक एनडीसी, ठीक है, एनडीसी बोले तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई 1952 में। इसमें जो सदस्य होते थे, वो जितने भी राज्य के चीफ मिनिस्टर होते थे वो सदस्य होते थे। और वे सारे सदस्य जब उस बिल पर हस्ताक्षर करते थे, तब जाकर के वो पंचवर्षीय योजना में वो सारी योजनाओं को लागू किया जाता था। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। लेकिन जैसे 2014 में आपने देखा कि प्रधानमंत्री जब बीजेपी आए मोदी जी, तो उन्होंने ये प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग लाए इन्होंने, ठीक है। अभी नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच का अंतर क्या है, इसमें देखिए अंतर क्या है, इसके अंतर को समझिए। नीति आयोग में कोई 5 ईयर प्लान जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था कि हम 5 साल तक हमें कोई चीज़ अचीव करनी थी। इनका क्या होता है कंसेप्ट, एक लंबे समय के लिए, इनकी 20 साल की योजनाएं होती है, 50 साल की योजनाएं, जिसने आपने देखा होगा नेशनल रेलवे प्लान का, आपने देखा होगा 2050 का इन्होंने पूरा रणनीति बनाई है। लेकिन हाँ, इनका क्या होता था कि इनका ये एक समीक्षा करने के लिए एक टाइम पीरियड बना लेते हैं कि 3 साल बाद इसकी समीक्षा की जाएगी कि कितनी इसकी अचीवमेंट हुई, कितनी गोल की अचीवमेंट हुई। 5 साल बाद इनका इस तरह से फंडा होता है नीति आयोग का। तो इन दोनों के बीच बस इतना सा ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंसेस चीज़ें नहीं है। और यहाँ पे नाम को चेंज किया गया, क्योंकि आप समझिए जब कोई भी सरकार बदलती है, कांग्रेस से जब बीजेपी आई तो ये फिर इन्होंने नीति आयोग को चेंज कर दिया, ठीक, सॉरी, प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग कर दिया। फिर इसी प्रकार जब कांग्रेस आएगी तो फिर से नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये उतनी बड़ी बात ऐसी नहीं है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको सब कुछ समझ में आ गई होगा, आई होप। अब हम लोग चलते हैं कुछ फैक्ट को जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, नीति आयोग में क्या होता है ना कि इसमें जो यहाँ पे जो सरकार है, ये सभी राज्य को क्या करते हैं, सूचना भेजती है कि आप अपने अपने राज्य में जो भी परेशानियां हैं, जो भी चीज़ आपको बनवाना है, जो भी चीज़ करना है, आप उसको क्या करें, वहाँ से मुझे पूरा सूचना भेजिए। और उसके बाद हम समीक्षा करेंगे, और उसके बाद हम उस चीज़ को, अगर मुझे लगे कि हाँ बिहार में यहाँ पर पुल का निर्माण करना है, झारखंड में यहाँ पर बिजली का प्रावधान अच्छा नहीं है, या फिर दिल्ली में कुछ भी इस तरह के कोई चीज़ें ऐसी अवेलेबल नहीं है, तो हम ऐसी चीज़ें यहाँ से, मतलब कि इस नीति आयोग के थ्रू यहाँ पे उनका क्या होता है, अलोकेशन, फंड का अलोकेशन किया जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर पूरे राज्य की भागीदारी का पहला लिया जाता है कि क्या उनकी डिमांड है, उनको देखा जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है कि इस राज्य में अगर उनका सरकार नहीं है तो उनको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी नितिन गडकरी जी ने अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, झारखंड के सीएम को बोला भी था कि जो, क्योंकि हेमंत सोरेन हमेशा ही प्रधानमंत्री के ऊपर
मतलब जो भी कुछ होता था तो प्रधानमंत्री के ऊपर ही वो बोल दे रहे थे। तो ये सब चीज़ें चलती है, ठीक है। तो ये नीति आयोग और योजना आयोग के बीच का डिफरेंस को समझिए। और जैसे ही अब ये नीति आयोग आया तो समझ लीजिए कि ये एनडीसी का तो अब कोई रोल रहा नहीं, क्योंकि ये है क्या, ये वही चीज़ है ना जिसमें सभी राज्य के सीएम सदस्य होते थे, और जो योजना आयोग, जो प्लानिंग कमीशन जो योजना बना रही होती थी, ये सारे सदस्य यानी कि जितने राज्य के सीएम वो सारे अगर इस पे हस्ताक्षर करते थे तब वो जाकर के वो पंचवर्षीय योजना में लागू किया जाता था। बस यही चीज़ है। तो नीति आयोग के आते ही आपका एनडीसी भी खत्म कर दिया गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को भी। कुछ फैक्ट जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल बनेंगे तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो फैक्ट है आपका, पूछा जाएगा कि विश्व में पंचवर्षीय योजना पहली बार किसने लागू किया था। तो सबसे पहले किसने लागू किया, तो रूस ने। और रूस के उस समय प्रमुख कौन थे, तो स्टालिन थे, ठीक है, स्टालिन थे। कब किया गया था, 1928 में। और रूस के विकास के लिए, ठीक है, रूस के विकास के लिए रूस ने सबसे पहले 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। उस समय रूस के प्रमुख कौन थे, तो स्टालिन थे। नेक्स्ट, भारत में अगर बात कर ले, सबसे पहली बार जो नियोजन का कंसेप्ट, ठीक है, मतलब केवल कंसेप्ट की बात की गई थी, कब की गई थी, 1934 में भारत में। और किसने किया था, विश्वेश्वरैया जी ने अपनी किताब में किए थे। वो किताब का नाम आपसे पूछा जाता है प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें चर्चा की गई थी। नेक्स्ट, 15 मार्च 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है। देखिए समझिए, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने देखा, मतलब कि वो गए हुए थे, अब गए अमेरिका। जिस प्रकार से देखिए हमारे मोदी जी घूमते थे, तो उनसे पहले के भी जो प्रधानमंत्री वो भी घूमते थे। तो उन्होंने एक अमेरिका में देखा टेंसी नदी के ऊपर टेंसी नदी परियोजना, और वहाँ जब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू देखे तो वो बहुत ही उससे प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि किस प्रकार पानी को स्टोर करके, और वहीं से कई सारे नहरें निकाली गई, वहाँ के जितने भी गांव थे उन सारे गांव को उस नहर से जोड़ दिया गया। अगर वहाँ बारिश नहीं भी हो रही है तो वहाँ पे सिंचाई की सुविधा हो सकती थी, वहाँ पानी स्टोर करके वहाँ बिजली की उत्पादन की जा सकती थी। और वो एक ऐसा प्लेस बन गया था जो एक दार्शनिक स्थल, यानी कि लोग वहां आकर के घूम फिर रहे थे। तो एक वहां पे क्या हो गया, एक तरह का आप समझ सकते हो कि वहां पर व्यापार का भी एक सोर्स वो बन गया था, वहां पे मेले वगैरह लगने लगे थे। तो ये जब देखे वो, तो वो जब वापस भारत लौटे तो उन्होंने भी जो क्या किया था, वो समझ गए थे कि हमें भी जो है अब अपने देश में विकास के लिए ऐसी चीजें करनी होगी, ठीक है। तो अभी हम उसको आगे जो इसको कोरिलेट करेंगे इस चीज को। तो जस्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किए थे, सबसे पहले कब किए थे, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन हुए। तो देखिए सिंपल सी बात है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, जो प्रधानमंत्री उस समय पद में होते वही होते हैं, ठीक है। अगर पद से अगर सरकार बीच में ही गिर गई तो उस योजना आयोग, यानी कि वो योजना आयोग मतलब क्या, जिसमें क्या किया गया, पंचवर्षीय योजना बनाई गई, उस पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष है वो भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, जो पद में जो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि उस समय कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उसके जो एक उपाध्यक्ष होते थे वो कौन थे उस समय, गुलजारी लाल नंदा जी थे। तो पूछा जाएगा योजना आयोग का गठन कब किया गया था भारत में, 15 मार्च 1950। इसके अध्यक्ष कौन थे, पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, और इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा जी थे, ठीक। अब योजना आयोग कैसी संस्था थी, तो एक गैर संविधान में इसकी कहीं भी चर्चा नहीं है। इसीलिए ना तो मोदी जी आए तो तुरंत ही उन्होंने क्या कोई अमेंडमेंट किया, नहीं किया, डायरेक्ट प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया, नाम में बदलाव कर दिया। तो ये गैर संवैधानिक संस्था थी। इसमें जो भी सदस्य है तो इनका कोई ऐसा नहीं है कि संविधान में इनके लिए कुछ फिक्स है कि ये इतने साल के लिए इसकी सदस्यताएं हैं, उसके बाद ये रिटायर होंगे, या फिर इसके लिए ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर इनको किसी राज्यसभा या लोकसभा से इसकी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए इसकी सदस्य बनने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये गैर संवैधानिक संस्था है। जो अब तो आपसे ये पूछा गया सवाल ये सब कि संवैधानिक संस्था है या नहीं है, या फिर इनके जो सदस्य उसके कार्यकाल कितने समय के लिए होते हैं, तो वो कोई फिक्स नहीं है। जैसे अगर सरकार गिरती है तो वो भी गिर गई है, ठीक है, उनके अध्यक्ष भी चेंज हो जाएंगे, और वो अध्यक्ष चाहे तो किन्हीं को सदस्यता दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ये गैर संवैधानिक असंवैधानिक संस्था है कि, ठीक है, कोई संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई है, ना तो कोई आर्टिकल यहाँ पे मेंशन इसका। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन होंगे, तो आप सभी को पता है कि योजना आयोग खत्म कब हुआ, 2014 में, जब मोदी जी आए। तो 2014 के जब योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन होंगे उस समय, तो अंतिम में जो प्रधानमंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह थे, ठीक है। अब हम भाई योजना आयोग के देख लेते हैं कुछ सवाल को।
योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन, तो थिंक टैंक इनको कहा जाता है। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन को, थिंक टैंक किसको कहते हैं? तो देखिए इसको इसलिए थिंक टैंक कहा जाता है क्योंकि योजना आयोग है, यहाँ पे आयोग में जो लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, एक टैंक की भांति चीज़ों को सोच रहे हैं, ठीक है, थिंकिंग कर रहे हैं, इसलिए इसको थिंक टैंक कहते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? देश के विकास के लिए नीतियों का निर्धारण करना 5 साल के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब नीति आयोग है, तो वो नीति आयोग जो मोदी जी ने चेंज किया वो 5 साल के लिए कुछ डिसाइड नहीं करती, उनका समय लंबे लंबे सालों के लिए होती है, 20 साल 25 साल का उनका टारगेट होता है, और हर 3 साल या फिर हर 5 साल उनके अकॉर्डिंग वो एक डिसाइड करते हैं कि इतने साल के बाद हम उस योजना की समीक्षा करेंगे कि क्या उनका अचीवमेंट है, कितना अचीवमेंट नहीं हुआ है, क्या उसमें सुधार करनी है और क्या बदलाव करनी है, ठीक है। लेकिन अभी योजना आयोग की हम बात कर रहे हैं जब भारत आजाद होता है 1950 में, जब उसकी गठन होती है, तो इसका जो उद्देश्य है अभी क्या, क्योंकि यहाँ पे सरकार कांग्रेस की है, तो इसका काम क्या है? विकास करना, और इसमें क्या करना? नीतियां बनाना 5 साल के लिए। पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ, ठीक है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग क्या है? एक असंवैधानिक संस्था है, और इसके अध्यक्ष एवं सदस्य के कार्यकाल क्या होते हैं? कोई भी निश्चित, कोई भी फिक्स नहीं होती है। क्लियर? ये पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट एनडीसी से, एनडीसी की अगर बात कर ले तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसकी स्थापना जस्ट 2 साल के बाद हुई थी 6 अगस्त 1952 में, ठीक है। इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये कैबिनेट से भी ज्यादा पावरफुल हो गया, इसलिए इसको सुपर कैबिनेट कहा गया, क्योंकि जब तक इस के मतलब जो सदस्य है, इसके सदस्य कौन है? सभी राज्य के सीएम जो है इनके सदस्य है, और ये जब तक उस पर राजी नहीं होंगे तब तक वो पंचवर्षीय योजना में वो सारी योजनाएं लागू नहीं होती थी, ठीक है। और ये भी क्या है? एक गैर संवैधानिक संस्था है। क्लियर हो गया इधर? अब बात करेंगे नीति आयोग। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसकी घोषणा कब की गई थी? देखिए मोदी जी जब 2014 में जब सरकार बनी थी, तो जब वो 15 अगस्त में दिल्ली से जब वो भाषण दे रहे, तो उसी समय उन्होंने क्या किया था? इसकी घोषणा कर दी थी, नीति आयोग की घोषणा कर दी थी। तो पूछा जाएगा कब किया गया था घोषणा? तो 15 अगस्त 2014 में। और इसकी स्थापना, इसकी गठन कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015, जी है, जैसे न्यू ईयर शुरुआत हुई थी उस समय इसकी गठन कर दी गई थी, इसकी स्थापना कर दी गई थी। उसकी घोषणा कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2014 को। देख लीजिएगा, पूछा गया सवाल में घोषणा कब हुई थी या फिर गठन कब की गई थी। अच्छा, अब इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो सिंपल सी बात है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। और उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? तो हमारे मोदी जी थे। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे तो पूछा जाएगा तो अरविंद पनगड़िया। अब प्रेजेंट में अभी कौन है उपाध्यक्ष? तो वो देख लीजिएगा। और प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? वो तो मोदी जी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी है, ठीक है। यहां से सारी चीजें क्लियर। अब हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो आपको मैंने बताया कि 1950 में योजना आयोग का क्या हो गया? गठन कर दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो अब इन्होंने क्या किया? योजना आयोग के तहत इन्होंने 5 साल के लिए पहली पंचवर्षीय योजना लागू की। और अभी आपको मैंने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या देखा था? टेंसी नदी घाटी परियोजना। तो वो आते ही भारत में उन्होंने भी जो था, सबसे पहले ये लोग डिसाइड किया कि किस सेक्टर में हमें ग्रोथ करनी है, किस सेक्टर पे हमें काम करनी है, क्योंकि ये एक समझ सकते हैं कि एक शुरुआत थी भारत के लिए, एक कुछ मतलब कि बोल सकते हैं इनोवेशन का जैसा तरह काम। जैसे कि हम कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं फर्स्ट टाइम, तो एक रिस्की भी होता है कि हाँ आगे हम सक्सेस मिलेगी कि नहीं, कि एक तरह से हमारे लिए पूरी नई चीज़, उसी प्रकार भारत के लिए भी थी। तो ये भी भारत भी थोड़ा सा डरा सहमा था ये 5 ईयर प्लान को लेकर के। तो सबसे पहले इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि हमें जो है सबसे पहले कृषि, ठीक है, कृषि क्षेत्र में, यानी कि कृषि को प्राथमिकता देना है ये 5 ईयर में। इस 5 ईयर में हमें ऐसी ऐसी योजनाएं, ऐसे ऐसी स्कीम, ऐसी ऐसी नीतियां बनानी है जो कृषि के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास कर सके, कृषि क्षेत्र भारत एक सुदृढ़ हो सके। क्योंकि देखिए भारत जब आजाद हुआ तो 1947 के बाद भारत में ऐसी भूखमरी की स्थिति थी कि भारत को खाने चावल जो होता ना, भारत, अमेरिका जो था वो भारत को दान देता था। आज अब पता है भारत की स्थिति क्या है चावल में, सोच सकते हो, वो समय की बात है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमें जो है कृषि के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करनी है, काफ़ी ज़्यादा काम करना है। तो 5 ईयर प्लान जो इन्होंने लक्ष्य रखा था, पूछा जाएगा 5 ईयर प्लान में क्या इनकी प्राथमिकता थी, क्या इनका टारगेट था, क्या इनका लक्ष्य था? तो कृषि विभाग, कृषि क्षेत्र जो था इनका प्राथमिकता था। अब उस समय के इकोनॉमिस्ट थे जो जिनके तहत ये सारी चीजें काम चल रही थी, तो उनका नाम था हराड। तो ये हराड डोमर जी थे, ठीक है। तो यही मॉडल का भी नाम यहाँ पर रखा गया था, हराड डोमार। तो हराड डोमर। तो पूछा जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल से संबंध है? तो हराड डोमर, ठीक है, हराड डोमर मॉडल से संबंधित है।
तो पहली पंचवर्षीय योजना का ईयर आपको तो याद हो गया होगा कि 1951 से 5 साल 1956 तक। सिंपल सी बात है, 1950 में गठन हुआ है तो 1951 से 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना चलेगी। प्रधानमंत्री कौन होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के पार्टी थे। एक एक चीज मैं याद कराऊंगा, प्रधानमंत्री वगैरह, डेट वगैरह, सारा कुछ, लक्ष्य वगैरह क्या थी, सारी चीजें, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में विकास करना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा अमेरिका में टेंसी नदी घाटी परियोजना किस तरह, तो ये भारत में आए और यहाँ पर भी जितनी नदियां को जब देखा कि देखें उन्होंने कि जो नदियां मतलब कि जिससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रही है, कई राज्य को ये बाढ़ से ग्रसित हो जा रही है उस नदियों से, कई जगह सुखाड़ आया हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए, वहां पे बांध बनाने की सिस्टम को स्टार्ट इन्होंने किए। तो सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने जो परियोजनाएं बनाई, पहली जो थी दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, बंगाल का शोक जो बंगाल को काफी ज्यादा क्षति पहुंचाती, उन्होंने क्या किया, दामोदर घाटी परियोजना बनाया। भाखड़ा नांगल परियोजना और हीराकुंड परियोजना प्रारंभ किया इन्होंने। ये 3 परियोजना आपको याद रखना है, ये पहली पंचवर्षीय पूछा जाएगा। देखिए क्या हुआ है, सिंपल से देखिए, नदी घाटी परियोजना क्या होता है, इसको मैंने ज्योग्राफी वाली वीडियो में बताया है, आपने नहीं देखा तो हमारे देख सकते हैं, सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो करना क्या है, सिंपल से कुछ नहीं, ये जो इधर से नदियां जो आ रही थी, यहाँ पर क्या बड़े बड़े बांध बना दिए गए, ठीक है, ऊंचे ऊंचे बांध बना दिए गए और यहाँ पर इस तरह से दरवाजे लगा दिए गए कि जब ये पानी का स्तर ऊपर हो जाएगा तो ये हम दरवाजे खोल देंगे और फिर पानी को इधर फ्लो करा दिया जाएगा, ठीक है। इससे क्या हुआ, पानी भी स्टोर इतना हो गया। अब स्टोर होने के बाद क्या, इधर की जितनी भी गांव हैं जहाँ पे कृषि हो, खेती चल रही है, जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रही है, वर्षा नहीं हो रही है, सुखाड़ पड़ा हुआ है भारत में, तो यहाँ से क्या कर दिया जाता है, दरवाजे लगे हुए हैं और यहाँ से ये में क्या किया जाता है, नहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, नहर निकाल दिया गया और ये पूरे गाँव में, पूरे खेतों में पानी को पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा, देखिए सिंचाई व्यवस्था भारत में काफी ज्यादा अच्छी होने लगी और काफी ज्यादा खेती, ठीक है, भारत में होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि पानी मिलना भारत के जितने भी गांव या जो इलाका थे, जो किसान थे, जो नहीं उनको उपलब्ध हो पा रही थी, ये नहर सिस्टम से उपलब्ध कराया गया उनको, ठीक है। तो जहां से उसके बाद और फायदा क्या होने लग गया, तो यहाँ से क्या हो, बिजली का उत्पादन भी अब होना स्टार्ट हो गया था। अब एक टूरिस्ट प्लेस बन गया, दार्शनिक स्थल बन गया, तो लोग यहाँ पे देखने घूमने फिरने के ला रहे हैं, कई सारे जलप्रपात बन जा रहे होते, तो इस तरह के यहाँ मेले त्यौहार, तो यहाँ के गाँव वाले लोगों को रोजगार भी मिलने का एक कंसेप्ट यहाँ से क्रिएट हो गया। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इसे क्या किया गया था, भारत, इसे आधुनिक मंदिर का नाम दिया गया था, ठीक है, आधुनिक मंदिर का नाम, जो मंदिर हम जाते हैं वो मंदिर, इसे कहा गया था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बात, क्योंकि इससे कई सारे की जीविका, कई लोगों की जीविका और कहे तो एक देश के विकास की भी इसके ऊपर काफी डिपेंडेंसी हो चुकी थी उस समय। तो सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि उस समय पहला पंचवर्षीय योजना कब, 1951 से 56। प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, किसको प्राथमिकता उसमें दिया गया था, कृषि सेक्टर को। हेराल्ड डोमार जो थे मॉडल थे उसमें, जो मॉडल पर आधारित था। दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना यहाँ पे स्टार्ट किया था, 3 परियोजना। और जो ये पंचवर्षीय योजना ने इन्होंने जो डिसाइड किया था, जो लक्ष्य रखा था 2.1% की इन्होंने विकास दर को रखा था, बट सभी यहाँ पर आश्चर्यचकित हुए जब देखा गया 5 ईयर के बाद, जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो 3.6% की विकास वृद्धि दर यहाँ पे मेजर किया गया। तो ये एक मोटिवेशन की तरह काम किया भारत सरकार के लिए भी, क्योंकि जो उन्होंने लक्ष्य रखा था और पहला इनका इनिशिएटिव था 2.1%, वो जाकर के सीधा 1.5% अधिक इनको मिलता है, तो 3.6% की वृद्धि दर मिली। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इससे भारत और मोटिवेट हुआ और जस्ट इसके बाद 1956 के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना आई। तो पहली पंचवर्षीय योजना क्लियर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हेराल्ड डोमार मॉडल, कृषि को प्राथमिकता, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ नागर परियोजना, हीराकुंड परियोजना, 3.6% वृद्धि दर मापी गई थी। लक्ष्य कितनी थी, तो 2.1%। दूसरी पंचवर्षीय योजना की हम यहाँ बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जब आई तो उस समय जो ईयर क्या होगा, सिंपल सी बात है, 1956 में खत्म होता है, तो 56 के बाद आपका क्या आएगा, 56 में फिर देखिए 1951 से 56 को चीज को समझिए, 1956 में खत्म हो गया पहली पंचवर्षीय, 56 से फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका 61 तक, ठीक है। इस समय भी प्रधानमंत्री कौन रहे आपके, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पर जो जिस सेक्टर पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, देखिए 5 वर्ष हमने जो है कृषि के ऊपर काफी ध्यान दिया, कृषि के ऊपर काफी ज्यादा डेवलपमेंट की, कई सारी बांधें हमने बनाई, आपको मैंने 3 बांध बनाए बताया, दामोदर घाटी, भाखड़ नागर, हीराकुंड परियोजना। और इससे क्या हुआ, हमारे देश में सिंचाई की व्यवस्था काफी सुधरने लगी, खेती व्यवस्था, और हमें जो खाने के लिए जो हम दूसरे देश से उधार, मतलब उधार क्या बोले तो हमने दान लिया था,
अब जो है हम अपने ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे सबसे, अब खाने के लिए, अब हम डिपेंडेंट हो गए हैं, तो अब हमें क्या चाहिए, काम चाहिए, रोजगार चाहिए। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना सरकार ने क्या किया यहाँ निर्धारित, यहाँ पे उन्होंने जो था डिसाइड किया कि जो उद्योग को, ठीक है, उद्योग को इन्होंने काफी ज्यादा प्राथमिकता दिया। और उद्योग में भी कैसे, छोटे, कुटीर या फिर भारी उद्योग। तो याद रखना बड़े बड़े जितने उद्योग थे उनके ऊपर इन्होंने टारगेट किया, उनको लक्ष्य रखा, उनको प्राथमिकता दी। तो ये भी पूछा जाएगा आपसे सवाल, ये सब याद रखना है। भारी उद्योग को इन्होंने प्राथमिकता दी। और जो ये मॉडल पर जो ये काम कर रहे थे कौन थे, तो महाल नोबिस मॉडल, ठीक है, महाल नोबिस मॉडल। पहला क्या था पंचवर्षीय योजना का मॉडल, हेराल्ड डोमार, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक है। बड़े बड़े उद्योग को यहाँ पे क्या गया था, प्राथमिकता दी गई थी। तो इसके तहत द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत 5-4 आपको जो है उद्योग याद रखना है। लौह इस्पात संयंत्र जो है उड़ीसा में राउरकेला में स्थापित किया गया। और इसमें कौन सा देश के मदद से स्टार्ट किया गया था, तो जर्मनी के मदद से, ठीक है, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला में उड़ीसा में लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया। फिर रूस के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़ में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। और बिहार में बरौनी में तेल शोधक जो कारखाना वहां उसकी स्थापित की गई, ठीक है, तेल कारखाना की स्थापित की गई। और वेस्ट बंगाल में चितरंजन लोकोमोटिव कारखाना की स्थापित की गई। तो 5 चीज आपको याद रखना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, सेकेंड 5 ईयर प्लान में। जर्मनी ने सहायता किया था राउरकेला में स्थापित करने के लिए लौह इस्पात संयंत्र, जितने भी भारी उद्योग है, ठीक है, भारी उद्योग में किसमें, तो लौह इस्पात संयंत्र में। जर्मनी राउरकेला का जो लौह इस्पात संयंत्र किसके मदद से बनाया गया था, ये भी पूछेगा आपसे सवाल, तो आप क्या बोलोगे, जर्मनी की मदद से। रूस ने मदद किया भिलाई को छत्तीसगढ़ में, ब्रिटेन ने मदद किया था दुर्गापुर में स्थापित करने के लिए। और बिहार में जो बरौनी में जो तेल शोधक कारखाना, ये भी पूछेगा आपसे एग्जाम में कि किसके तहत, किस योजना के तहत 5 ईयर प्लान था, वो सेकेंड था, थर्ड था, या फिर फर्स्ट था, या फोर्थ था, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत। और वेस्ट बंगाल में भी चितरंजन लोकोमोटिव के कारखाना के जो स्थापित की गई, तो किसके तहत, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत, ठीक है। और इसमें जो विकास दर थी जो मापी गई थी 5.2, तो बहुत अच्छी विकास दर यहाँ पर भी मिली। और इससे भारत और मोटिवेट हुआ, और कह ले तो एक लगातार भारत को यहाँ पर सक्सेस मिलती, जिससे भारत काफी ज्यादा, आप समझ सकते हैं कि एक मतलब कि फुल फॉर्म में आ गई थी। और जैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना इन्होंने लागू की 1961 से 1966। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना कहाँ से चलेगी, 1961 से 1966, ठीक है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, और इस समय भी प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो हमारे जवाहरलाल नेहरू होंगे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। लेकिन ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना आई और इन्होंने सोचा कि हमें किस सेक्टर पे काम करना चाहिए, तो इन्होंने कृषि और उद्योग दोनों को यहाँ पे इन्होंने प्राथमिकता दी। इन्होंने लक्ष्य रखा कि हम दोनों सेक्टर पे काम करेंगे, कृषि में भी और उद्योग में भी, ठीक है। पहले पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि के ऊपर काम किया, सेकंड पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योग के ऊपर काम किया, तीसरे पंचवर्षीय योजना में हमने दोनों को लिया, कृषि और उद्योग को। लेकिन ये पंचवर्षीय योजना में हमें सक्सेस तो मिली नहीं, सफलता नहीं मिली। इसके पीछे कुछ कारण थे। 1962 में ही क्या होता है, चीन हमारे ऊपर हमला कर देती है, जिसमें भारत की हार होती है, ठीक है, चीन के हमला करने के बाद। अब आप सभी को पता है कि जब दो देश के बीच युद्ध होता है तो उस देश की आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति, हर एक चीज क्या होता है, पूरी की तरह से इंपैक्ट उसको पहुंचती है, ठीक है। एक तो ये रीजन था। और जैसे ही चीन का युद्ध खत्म होता है, भारत की हार भी होती है इसमें, तो उसके बाद फिर क्या होता है, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। और जस्ट उसके 1 साल बाद 1965 में ही क्या होता है, अब जैसे ही क्या होता है, पाकिस्तान भी हमला कर देता है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हो जाती है। और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उस समय फिर जो प्रधानमंत्री बनते हैं कौन, तो लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। और ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भारत से बाहर इनकी मृत्यु हुई थी। पूछा जाएगा वो उस प्रधानमंत्री के नाम बताए जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई। तो ताशकंद में ये गए हुए थे सम्मेलन में, वहां पे इनकी हत्या कर दी गई, सॉरी मृत्यु हो गई थी इनकी। और यही इन्होंने नारा भी एक दिया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ठीक है। ये भी पूछा गया आपसे सवाल। तो पूछा जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री कौन थे, तो पहला जवाहरलाल नेहरू और दूसरा कौन हुए थे उसी टाइम थे, कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। वैसे प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी किनकी, तो लाल बहादुर शास्त्री की। जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा भी दिया था। तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो है आपका कब था स्टार्ट, 1961 से लेकर 1966 में, ठीक है। अब ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान जो था ये किस मॉडल पर आधारित था, किस
जैसे कि हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखा हेराल्ड डोमार, सेकंड 5 ईयर प्लान हमने देखा, सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने क्या देखा महालोनोबिस मॉडल, और थर्ड 5 ईयर प्लान जो यहाँ पे जो काम कर रहे थे ये थर्ड फाइव ईयर, तो यहाँ पर जो मॉडल था चक्रवर्ती मॉडल, ठीक है, चक्रवर्ती मॉडल पर ये आधारित है, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी या फिर हम इसमें जो लक्ष्य की बात कर ले तो कृषि सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर पे यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, प्राथमिकता दी गई थी। और यही तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कह ले तो हरित क्रांति स्टार्ट की गई थी। पूछा जाएगा एग्जाम में कि हरित क्रांति स्टार्ट की गई थी किसके तहत, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। और इसमें ही एक और जो है उद्योग, क्योंकि हमने कह दिया बात क्या की, देखिए कृषि सेक्टर और आपका एग्रीकल्चर और साथ के साथ आपके इंडस्ट्री यानी कि कृषि और उद्योग दोनों पे यहाँ पे क्या किया गया था, प्राइमरी प्राथमिकता दी गई और लक्ष्य रखा गया था कि इसके डेवलपमेंट में। तो जैसे कि हमने देखा हरित क्रांति रेवोल्यूशनरी स्टार्ट कर दिया गया था इसी योजना के तहत। साथ के साथ रूस की सहायता से, ठीक है, रशिया ने हेल्प भारत को मदद किया था, बोकारो में लो इस्पात संयंत्र जो है उसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो ये भी आपका थर्ड 5 ईयर प्लान के तहत ही स्थापना किया गया। तो एग्जाम में सवाल रहेगा कि लो इस्पात संयंत्र बोकारो की जो स्थापना की गई थी किसके मदद से, तो रूस की मदद से। कब, तो थर्ड 5 ईयर प्लान में कौन सा ईयर, 1961 से लेकर 1966। इस टाइम में प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। और इसके बाद ठीक 1966 में आपको मैंने 3 रीजन बताया, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, सेकंड चाइना ने अटैक किया, तीसरा पाकिस्तान से युद्ध हो गया, और फिर 1966 में ही भारत में क्या पड़ता है, एक अकाल की स्थिति पड़ती है। और ये ऐसा टाइम पीरियड था या कह ले तो ये एक ऐसा पंचवर्षीय योजना थी जिसमें सबसे कम विकास दर यहाँ पे मेजर किया गया था, और ये कितना था, 2.5%, ठीक है, 2.5% यहाँ पर क्या था, विकास दर था। सबसे न्यूनतम विकास दर 2.5% था, ठीक है। तो ये चीज सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, 5 ईयर प्लान, सेकेंड ईयर प्लान और थर्ड ईयर प्लान को। 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 1956, सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर के 1961, और थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेकर 1966। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1964 में ताशकंद में जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। पहला सेक्टर क्या था, कृषि के, यहाँ पे कौन था, उद्योग इंडस्ट्री पे। थर्ड में क्या था, कृषि और उद्योग में सबसे न्यूनतम विकास दर आपसे पूछा जाएगा किस पंचवर्षीय योजना में मापा गया या हमें प्राप्त हुई, तो थर्ड पंचवर्षीय योजना में। रीजन चाइना से युद्ध, पाकिस्तान से युद्ध, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, और फिर भारत में एक बहुत बड़ी सूखा भारत में सूखा पड़ गई थी, एक अकाल पड़ गई थी, ये भी एक कारण थी। तो अब इसके बाद क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है कि इतनी बड़ी त्रासदी भारत को झेलनी पड़ी तो सबसे विकास दर भी वहाँ पे न्यूनतम होगा। और अब जो भी प्रधानमंत्री आएंगे, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई और फिर यहाँ पे 1966 में इलेक्शन होता है, और यहाँ इलेक्शन में जो होता है 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार बनती है, ठीक है। और ये इंदिरा गांधी सरकार भारत में जब आती है तो सिंपल सी बात है, इनका पहला मोटिव हुआ कि हमें पहले क्या करना है, पैसे कलेक्ट करनी है, ठीक है। क्योंकि जब भी अगर हम कोई स्कीम बना रहे होते तो उसके लिए हमें पैसे अलोकेट करने पड़ते, पर हमारे समय अभी हाथ में पैसे है नहीं, क्योंकि भारत दो युद्ध से अभी ग्रसित हुआ, भारत में अकाल महामारी पड़ी हुई थी। तो उस समय क्या किया गया, जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उन्होंने 1966 से, ठीक है, 1966 से लेकर के 1969 तक, ये 3 साल तक यहाँ पे इन्होंने क्या किया, प्लान हॉलीडे, ठीक है, योजना अवकाश घोषित किया। मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी अभी योजना नहीं बनाई जाएगी, अभी पैसे कलेक्ट करेगी सरकार, उसके बाद सोची जाएगी। तो पहला योजना अवकाश या फिर फर्स्ट प्लान हॉलीडे कब किया गया था, तो 1966 से 1969। प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। तो प्रथम योजना अवकाश यहाँ पे क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट, अब चौथी पंचवर्षीय योजना, फोर्थ 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट किया गया 1969 से लेकर के 1974 में, 1969 से लेकर 1974 में फोर्थ 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया गया। और इस समय प्रधानमंत्री कौन है, तो आप सभी को पता है, इंदिरा गांधी, ठीक है। और देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने कृषि सेक्टर देखा, सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने उद्योग को देखा, थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने दोनों को लिया था, और फोर्थ 5 ईयर प्लान में जो इंदिरा गांधी जब आती है तो वो राष्ट्रीय आय के ऊपर काफी ज्यादा काम करती है, उसको प्राथमिकता देती है, और रोजगार में, ठीक है, जो रोजगार में कैसे वृद्धि हो उस पर उन्होंने काफी काम किया। और साथ के साथ जो 14 बैंक जो थे उनको क्या किया, उनको उनका राष्ट्रीयकरण किया, उनका नेशनलाइज उनको किया गया, ठीक है, राष्ट्रीयकरण उनका किया गया। और साथ के साथ अभी तक हमने देखा 4 लो इस्पात संयंत्र
सबसे पहले सेकंड पंचवर्षीय योजना हमने देखा क्या क्या, एक तो आपका राहुल केला उड़ीसा में, दूसरा भिलाई में। राहुल केला उड़ीसा में किसने मदद किया? जर्मनी में। भिलाई में किसने मदद किया? रूस ने। और फिर हमने देखा था एक दुर्गापुर में किसने मदद किया था? ब्रिटेन में। फिर हमने देखा चितरंजन में लोकोमोटिव का स्थापना किया गया था। और फिर बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किया गया था। और फिर हमने देखा थर्ड 5 ईयर प्लान में बोकारो लौह इस्पात संयंत्र, जिसमें रूस ने मदद किया था इसकी स्थापना करने में। और चौथी पंचवर्षीय योजना में अभी तक हमने जितना लौह इस्पात संयंत्र देख रहा था, अब हमने देखा नॉर्थ इंडिया फिर या फिर मिडिल इंडिया तक थे, लेकिन साउथ में अभी कोई भी लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना नहीं की थी। तो ये इंदिरा गांधी ने साउथ में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किया, किसके मदद से? सॉरी, विशाखा, कहाँ पर? तो विशाखापट्टनम में। याद रखना, विशाखापट्टनम में, साउथ में। तो बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल आपका बन जाता है इसीलिए, क्योंकि साउथ में पहला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत ही 1969 और 1974 में। और इसी समय इसरो की भी स्थापना की गई थी 1969 में, अगर आपको पता हो तो, ठीक है, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर। उसके प्रेसिडेंट अभी आपको देख लेना चेयरमैन कौन है, ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया, साथ के साथ राष्ट्रीय आय और रोजगार वृद्धि पर इनका जो प्राथमिकता था, इनका लक्ष्य था, इन पे काम करना। पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी। अब देखिए इलेक्शन जो हुआ था अभी आपका हुआ था 1966 में। 1966 से लेकर के 1971 में इलेक्शन था, मतलब इतने साल तक क्या थी? अभी प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी 1971 तक, ठीक है, 1971 तक। और इसी बीच इन्होंने चौथी पंचवर्षीय योजना घोषित कर दी थी। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1969 से लेकर 1974 तक, ठीक है। लेकिन 71 में फिर से इलेक्शन हुआ, और ये इलेक्शन जब हुई तो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण नारा दी, गरीबी हटाओ, ठीक है। ये नारा आपने मतलब अभी मोदी जी को भी देख रहे होंगे, ठीक है, गरीबी हटाओ, तो वो गरीब को भी हटा रहे हैं। उसी प्रकार इंदिरा गांधी भी पहले गरीब को ही हटाई थी। प्रधानमंत्री कोई अलग काम नहीं कर रहे हमारे मोदी जी, वो इतिहास को ही दोहरा रहे, इतिहास से ही काफ़ी चीज़ें वो लिखे लिए भी हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम अभी। देखिए पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो लागू किया गया था 1974-1979 में। तो पहली तो बात तो अभी जो प्रधानमंत्री कौन होगी? इंदिरा गांधी, क्योंकि इलेक्शन कब हुआ? 1966 से लेकर के 1971 में जो था इंदिरा गांधी था। और इसी समय चौथी पंचवर्षीय योजना घोषित कर दी गई थी। और फिर 1971 से लेकर के 1976 तक कौन रहेगी? सिंपल सी बात है, इंदिरा गांधी रहेगी, क्योंकि इंदिरा गांधी जीतती है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण नारा दी थी और काफ़ी अच्छा काम भी किया था। ये चौथी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने काफ़ी अच्छा काम भी किया था, जिससे लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे। और जो 1900 मतलब कहा जाता है कि जो 1966 का जो चुनाव हुआ था, माफ़ करिएगा, 1971 का जो चुनाव हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी की जो सभाएं होती थी, काफ़ी लोग आते थे, उसमें इन्होंने एक बहुत अच्छे तरह से लोगों को इंटरेक्ट किए थे गरीबी हटाओ से, कि अब लोग काफ़ी खुश थे कि अब सारे लोग गरीबी, सभी लोगों की गरीबी मिट जाएगी, जिस प्रकार प्रधानमंत्री किए हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार पांचवी पंचवर्षीय योजना आया 1974-1989 में, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इसमें गरीबी हटाओ का लक्ष्य निर्धारण किया गया। पूछा जाएगा गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इस पंचवर्षीय योजना को, अच्छा देखिए अब हुआ क्या था कि देखो समझिएगा इसको, ठीक है, बढ़िया से। इसी समय क्या होता है? 1972 में, ठीक है, 1972 में पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है। और इस युद्ध में इंदिरा गांधी का मतलब इस युद्ध में ही पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया जाता है। एक बांग्लादेश, एक नई देश की स्थापना करने वाली ये इंदिरा गांधी ही थी। और इसी कारण क्या होते, बांग्लादेश से कई ऐसे शरणार्थी जो थे भारत तो आने लगे थे, भारत में वो घुसने लगे थे, भारत में वो रहने लगे, जिससे भारत की जनसंख्या भी काफ़ी वृद्धि होने लगी, ठीक है। और कई तरह की समस्याएं, भूखमरी की स्थिति यहाँ पे काफ़ी, देखिए सिंपल बात है, जब भी कभी युद्ध होगा तो वहाँ पे स्थिति देश की खराब होगी। तो कई सारे ऐसे शरणार्थी भी बांग्लादेश आने लगे, जनसंख्या की वृद्धि होने लगी, खर्च बढ़ गए थे भारत में, भूखे प्यासे गरीबों की यहाँ पे पूरी मतलब उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी, मरने की स्थिति हो गई थी। जो आई थी सरकार में गरीबी हटाओ को लेकर के, जस्ट उसके अपोजिट होना स्टार्ट हो गया था। लोग बिल्कुल, अब सिंपल सी बात है, सारी रोजगार की स्थिति हो, चाहे कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब वगैरह, सभी लोगों की खत्म हो चुकी थी। तो सभी लोग एक हड़ताल में निकले थे इंदिरा गांधी को लेकर के दिल्ली तक। ये देख इंदिरा गांधी काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्से होती है, और वो एक तर्क देती है कि भारत में, देश के अंदर आंतरिक स्थिति जो है अभी असामान्य है, एक अशांति फैली हुई है। इस कारण वो क्या करती है, 1975 में
वो इमरजेंसी घोषित कर देती है और उसी समय कई सारे नेताओं को भी, जो आंदोलन किए थे उसके अगेंस्ट, कई नेताओं को भी जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो ये ऐसा समय थी, एक मतलब सब समझिए किस तरह चीज़ें यहाँ पे इंदिरा गांधी ने भी की थी। तो अब 1975 में इमरजेंसी, आप सभी को पता है, पॉलिटी में पढ़ोगे, 6 महीने के लिए इन्होंने लगाई। फिर इन्होंने क्या किया, उसको 6 महीने को फिर से वो बढ़ा दी। ठीक है, क्योंकि 1976 में फिर से क्या था, इलेक्शन होने वाला था, और 1976 में इलेक्शन होने वाला था, तो फिर से वो क्या की, क्योंकि लोग भी आप सोच रहे थे कि ठीक है भाई इलेक्शन होगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन ये ऐसी कूटनीति की, वो 6 महीना फिर से इमरजेंसी बढ़ाई। फिर से उन्होंने 6 महीना इमरजेंसी बढ़ा दी, 18 महीने तक वो इमरजेंसी चलाई, और केवल इस बेसिस पे कि देश में आंतरिक अशांति है। ठीक है, ये उनका बेस था। अब 1976 में फिर से 1977 में इलेक्शन होता है, और ये जो इमरजेंसी लगाई थी इस कारण पूरे के पूरे जनता उनसे काफ़ी नाखुश थे। और मतलब अब उनको, लेकिन ऐसा था कि क्योंकि अभी तक आप देख रहे कि कांग्रेस के लीडर ही जो है सरकार, कांग्रेस सरकार बनाते आ रही, कोई उस समय अपोजिशन ऐसी पार्टियां भी नहीं थी, ना कोई ऐसे नेता थे, ना कोई ऐसे लीडर के चेहरे थे, तो उनको पता थे अगला इलेक्शन भी हम ही जीतेंगे। बट उस समय 1977 की अगर हम बात कर ले तो लोकतंत्र की शक्ति देखी गई थी, जनता की पावर देखी गई थी, और लोग जो इतने नाखुश और इतनी गुस्से में थी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी 1970 में अपनी सीट को भी रायबरेली से वो, आई थिंक वो हारी थी, वहाँ पे अपनी सीट से भी हार उनको मिली थी। और उस समय एक दल बनाया गया था, कई सारे नेताओं को मिल करके जनता दल की स्थापना की गई थी, गठबंधन की सरकार थी मतलब कि नेताओं सभी मिल करके जनता दल बनाई थी, और वो जनता दल की सरकार उस समय बनती है 1977 में। ठीक है, अब देखिए 1977 की बात है, और ये था पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। अब देखिए जनता दल एक दूसरी पार्टी की सरकार बनी, तो अब सिंपल से वो क्या, आते के साथ उन्होंने क्या कहा कि ये पंचवर्षीय योजना कुछ नहीं है, ये सब बेकार चीज़ है। इन्होंने क्या किया, रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना स्टार्ट किया 1978 से। ठीक है, 1978 से 1979, 1979 से 1980, ये किसने स्टार्ट किया था, जनता पार्टी की सरकार, और उसमें मुरारजी जो देसाई जो थे, इनके प्राइम मिनिस्टर इनको बनाए गए थे। लेकिन ये जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी, ये भी 2 साल के बाद क्या हो जाती है, गिर जाती है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत सारे नेताओं को मिलकर बनाया गया था, तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तो कई सारे जो लीडर थे उनके, वो उनसे नाखुश थे कि ये मतलब सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं ना कि और जैसे कि बीजेपी में, तो बीजेपी में कई सारे लीडर मोदी जैसे भी खपा होंगे, तो वहाँ पे तो मेजोरिटी में यहाँ पे सरकार थी, तो वहाँ पे कई सारे नेताओं को मिल करके बने थे, तो जनता पार्टी, तो ये सरकार 2 साल के बाद फिर से गिर जाती है। ठीक है, 1900, लेकिन आपको पूछा जाएगा सवाल कि वो पंचवर्षीय योजना का नाम बताइए जिसको 1 वर्ष पूर्व पहले ही क्या किया गया था, खत्म कर दिया। क्योंकि देखिए 1974 से 1979 में इसका टाइम पीरियड था, और 1977 में चुनाव हुआ, और 1978 में जनता दल की सरकार बनी, इसने क्या किया, पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया था। तो ये पहली ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो 1 वर्ष पूर्व ही क्या कर दी गई थी, समाप्त कर दिया गया था। अब आपसे पूछा जाएगा रोलिंग प्लान चलाया गया था किसके द्वारा, जनता पार्टी के द्वारा। कौन सी थी, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थी। कब किया गया था, 1978 से 1979, और फिर दूसरा रोलिंग प्लान था 1979 से 1980। मतलब समझ ले, ये जो रोलिंग प्लान थी वो 1-1 साल की होती थी, 1-1 साल की ये योजना बनाती थी, और यहाँ 5 वर्ष की योजना बनती थी। लेकिन 1980 में फिर से इसकी पार्टी गिरती है, इसकी सरकार गिर जाती है। अब फिर से 1980 में क्या होती है, चुनाव होती है, और इस 1980 में इंदिरा गांधी फिर से निकलती है, घर घर तक जाती है, घर घर तक गरीबों से जुड़ती है, गरीबों को बताती है कि ऐसे वैसे सारी चीज़ें, और फिर वो अपने सत्ता पे फिर से वो वापस आती है। और छठी पंचवर्षीय योजना की बात कर ले, ठीक है, 1900 चुनाव इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और 1980 को देखिए, और फिर वो क्या की, सरकार में आई और वो सत्ता धारण की। और जैसे ही 1980 में वो सरकार बनी, तो उन्होंने क्या ऐलान किया कि जो 1978 1979 का जो समय था, उसमें जो रोलिंग प्लान लागू किया गया था, इसमें जो विकास हुआ, ठीक है, वो सारा विकास दर क्या कर दिया गया, इसमें जोड़ दिया गया, बताया गया कि पहली पंचवर्षीय योजना में हमने इतना विकास किया। और जो ये 1979 से 1980 का जो टाइम पीरियड था, क्योंकि इसमें क्या था, यहाँ पर भाई 5वीं पंचवर्षीय योजना तो 1979 तक था, 1979 और 1980 को क्या कर दिया इंदिरा गांधी ने, इसे कर दिया योजना अवकाश, यानी कि सेकेंड हॉलीडे प्लान। ठीक है, तो द्वितीय योजना अवकाश कब से, तो 1979 से 80। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं 1978 को से 1980 करते, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, नहीं हुआ वो वीडियो प्रीवियस करके देख लीजिए पहले। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं। अब बात आएगी छठी पंचवर्षीय। इंदिरा गांधी यहाँ पे फिर से पूरी फॉर्म में निकली और बहुत अच्छा काम की छठी पंचवर्षीय योजना में भी। और इस समय इंदिरा गांधी कौन थी, प्रधानमंत्री थी। और 1984 में देखिए क्या होता है, यहाँ पर 1984 में इनकी हत्या हो जाती है। तो लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या किया गया था कि यहाँ पर इंदिरा गांधी ने आत्मनिर्भरता के ऊपर लोगों को
बढ़ावा दिया, उसके ऊपर काम काफ़ी किया कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता के ऊपर इन्होंने, मतलब वही गरीबी हटाओ के को ही समझिए, गरीबी उन्मूलन मतलब उनके लिए काम करना और आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, उनका ये लक्ष्य था। छठवीं पंचवर्षीय योजना में पूछा जाएगा गरीबी उन्मूलन या आत्मनिर्भरता को बढ़ावा का लक्ष्य किस योजना में थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना में। गरीबी रेखा को यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया था कि आखिर गरीब कौन है, कितने कौन से तबके के लोग गरीब होंगे। यहाँ पे कोई डेफिनेशन थी नहीं, उसको डिफाइन किया गया इस पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी के द्वारा। और नाबार्ड बैंक की भी स्टैब्लिशमेंट इसी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए 1984 में इसकी हत्या हो जाती है और फिर 1984 में इलेक्शन हुआ। 1984 में जब इलेक्शन होता है तो 1984 से 1989 तक 5 साल तक कौन बनेगा, तो इसका बेटा राजीव गांधी बने। राजीव गांधी बनते हैं क्योंकि सिंपल सी बात है, एक सिंपैथी भी मिल गए थे राजीव गांधी को कि उसकी माँ की हत्या कर दी गई, और इंदिरा गांधी काफ़ी अच्छा काम भी कर रही थी, जिससे वो फिर से कांग्रेस सरकार बनाई और पीएम जो बने राजीव गांधी बने। लेकिन 1985 से 1990 में 7वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। अब यहाँ पे जो प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया, राजीव गांधी को। इनका क्या लक्ष्य था, यहाँ पे इन्होंने आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम, कंप्यूटर जो बात करते हैं ना, कंप्यूटर की शुरुआत यहीं पे हुई, स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई। जो इनकी माता थी उनके नाम पर उन्होंने आवास योजना स्टार्ट किया, इंदिरा गांधी आवास योजना। तो आपके एग्जाम में सवाल क्यों नहीं पूछेंगे भाई, इंदिरा गांधी आवास योजना से प्रधानमंत्री मोदी जी जो स्टार्ट किए, तो वहाँ से क्यों नहीं वो स्कीम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वहाँ से तो बनेंगे ही सवाल। तो इस प्रकार से जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई। ये सारी चीज़ें यहाँ पे 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई, ये आपके सवाल बनेंगे। लेकिन 1991 में फिर इनकी हत्या कर दी जाती है। देख सकते हैं उनकी माँ की हत्या हुई, उनके बेटे की भी हत्या हुई। तो अब इसलिए अगला जो कांग्रेस का कोई लीडर बनेगा वो डरेगा कि मैं प्रधानमंत्री बनूँ, इसलिए मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री, अभी हम आगे बात करेंगे सारी चीज़ें, सोनिया गांधी नहीं बनती है। अब देखिए क्या हुआ, 1985 से 1990 की बात है। अब यहाँ पे 1984 से 1989 तक कौन था, राजीव गांधी थे। 1989 के बाद फिर से राजीव गांधी आए, लेकिन राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है। 1989 के बाद फिर से आपका जो 1989 से 1990 में जो लीडर प्रधानमंत्री बने थे, वीपी सिंह बने थे, लेकिन फिर से वो उनको भी हटा दिया गया था, ठीक है, वो भी नहीं रहते, वीपी सिंह भी क्या थे, प्रधानमंत्री नहीं रहे। 1989 से 1990 में इनको हटाने का जो बेस था, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था और उसको इसकी सरकार चली जाती है, गठबंधन की सरकार थी। और इसी ने वीपी सिंह से ही सवाल पूछा जाता है कि ओबीसी को आरक्षण किसने दिया, तो इसी ने 27% का रिजर्वेशन था मतलब दिया था इन्होंने। मतलब समझिए, देखिए 1984 से 1989 में इलेक्शन हुआ था जिसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे भाई। फिर 1989 से 1990 में जो प्रधानमंत्री जो बने थे कौन थे, तो आपके वीपी सिंह थे, ठीक है। और गठबंधन की सरकार थी, सिंपल नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और इसकी सरकार गिर गई थी, गठबंधन की सरकार थी। और फिर क्या हुआ था, ओबीसी को आरक्षण देने वाले यही वीपी सिंह थे। फिर 1990 में क्या हुआ, 1990 में और 1991 तक जो प्रधानमंत्री बने कौन थे, चंद्रशेखर थे, ठीक है। और ये भी, इसकी भी सरकार गिर गई थी, लोकसभा को भंग कर दिया गया था। तो इस तरह से देखिए जो अस्थिरता, सरकार में जो अस्थिरता देखने को मिला, इसकी कारण 1990 से 1992 तक जो है तृतीय योजना अवकाश घोषित कर दिया। मतलब कोई प्लानिंग नहीं किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ही स्टेबल नहीं है तो क्या योजना किया जाएगा। तो सरकार के अस्थिरता, तो पहला योजना अवकाश आपको याद हो गया होगा आई थिंक, पहला योजना अवकाश, द्वितीय योजना अवकाश आपको याद होना चाहिए। पहला योजना अवकाश कब लगाया गया था, 1966 से 1969। द्वितीय योजना अवकाश कब लगाया गया था, 1979 से 1980, ठीक है। द्वितीय कब लगाया गया था, 1979 से 1980। और तृतीय कब लगाया गया था, 1990 से 1992, ठीक है। तो पहला 3 साल के लिए, दूसरा 1 साल के लिए, तीसरा 2 साल के लिए। 66 से 69 पहला, दूसरा 1979 से 1980 दूसरा, तीसरा योजना अवकाश 1990 से 1992, ठीक है। और ये सब चीज़ याद रखिएगा, इंदिरा गांधी आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, स्पीड पोस्ट की शुरुआत, भारत में कंप्यूटर की शुरुआत, आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण की लक्ष्य जो थी किसकी थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना का। तब कब, 1985 से 1990। अब फिर से जब चुनाव हुआ तो आपके जो बने 8वीं जो प्रधानमंत्री यहाँ पर बने थे, पीवी नरसिम्हा राव जी, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री बनते हैं यहाँ पे। और 8वीं पंचवर्षीय योजना जो लाया गया था 1992 से 97, क्योंकि 1990 से 1992 क्या था, थर्ड योजना अवकाश था, थर्ड हॉलीडे प्लान था। तो 1992 से 97 में लाया गया, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। और इसके जो वित्त मंत्री जो थे मनमोहन सिंह थे। राव मनमोहन मॉडल के आधार पर यहाँ पे 8वां पंचवर्षीय योजना को लाया गया था। और ये टाइम पीरियड ऐसा था 1991 की अगर हम बात करें, ठीक है,
1991 की अगर हम बात करें तो भारत की ऐसी आर्थिक स्थिति, इतना रिसेशन मतलब बोला जाता है कि वो भारत की इतना खराब टाइम पीरियड था कि भारत के पास मतलब सामान खरीदने तक के पैसे नहीं थे, ठीक है। कोई देश को, भारत को कोई हेल्प नहीं कर रहा था, उधार तेल तक खरीदने के पास भारत के पास पैसे नहीं थे, 10 दिन 12 दिन के तेल बचे हुए थे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सोचिए मनमोहन सिंह ने एक कंसेप्ट लाया था एलपीजी, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मतलब लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब उदारीकरण, और ये वैश्वीकरण। मतलब क्या है लिबरलाइजेशन, मतलब क्या, उदारवाद। मतलब भारत सरकार जो है सभी पूंजीपतियों के प्रति, या जितने भी कंपनी, प्राइवेट सेक्टर की जो भी कंपनी है, या फिर हम एक जनता के ऊपर एक उदारवाद बन रहे हैं, कुछ ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं, काफ़ी इजी, सरल, काफ़ी टैक्स सिस्टम को सिंपल कर रहे हैं ताकि आप भारत में निवेश कर सकें। चीज़ों को सरकार, मतलब सरकार से इंडिपेंडेंट, सरकार प्राइवेटाइजेशन की और बढ़ावा दिया गया था यहाँ पे। और ग्लोबलाइजेशन मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम किया गया था। और ये जो कंसेप्ट काफ़ी मददगार, और ये भारत को कहा जाता है कि वाकई मनमोहन सिंह जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अपने इकोनॉमिस्ट के बलबूते भारत को वाकई बहुत कुछ दिया है। और ये टाइम पीरियड ऐसा था जो भारत को रिसेशन से बाहर के लाने वाली एलपीजी का जो कंसेप्ट इन्होंने यूज़ किया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब मददगार भी साबित हुआ था। तो इसमें पूछा जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। वित्त मंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह थे। और जो मॉडल क्या था उनका, तो राव मनमोहन मॉडल पर आधारित था। और जो मैं यही जो इनका जो क्या हुआ था, एलपीजी का कंसेप्ट जो है स्टार्ट वहीं पे हुआ था, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत थी 1991 में। 1992 से 1997 में आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना था। अब इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना है, तो उसमें 1997 से 2002, जिसमें प्रधानमंत्री जो है यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि किसकी सरकार बनी थी यहाँ पर, बीजेपी की सरकार बनी थी। और इसके तहत दो महत्वपूर्ण काम हुआ था। एक तो पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया था और कारगिल का युद्ध भी हो गया था, ठीक है। पोखरण परमाणु परीक्षण के थोड़ा हमारे लिए तो काफ़ी मतलब अच्छी बात थी, एक अच्छी बात थी कि हमने परमाणु के सेक्टर में भी काम किया, लेकिन काफ़ी सारे देश हमारे से नाराज़ भी हुए थे। कई सारे देशों के साथ अनुबंध हुए, हमारे अच्छे रिश्ते थे वो भी खराब हुए थे, क्योंकि हम परमाणु के सेक्टर में कुछ मतलब परीक्षण किए हुए थे, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी को इसका श्रेय भी जाता है। लेकिन इस समय फिर कारगिल का युद्ध होता है तो बहुत स्थिति फिर भारत की खराब होती है। विकास दर, डेवलपमेंट, महंगाई सब कुछ बढ़ गई होती है, बेरोजगारी, सारी चीज़ें, ठीक है। फिर से इलेक्शन हुई, कांग्रेस की सरकार बनी, 10वीं पंचवर्षीय योजना, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। यहाँ से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ पर मनमोहन सिंह ने वाकई जो बोल रहे हैं ना इकोनॉमिक्स का यूज करके जो विकास दर सबसे अधिक बात कर ले तो अभी तक की जो वृद्धि दर जो आई मतलब हुई थी 8 दशम मतलब 7 मतलब अप्रोक्स कर ले तो 8% की यहाँ पे वृद्धि दर हुई थी। ये सबसे अधिक वृद्धि दर बात कर ले तो इसी योजना में हुई थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2012 से 17, 2014 में इलेक्शन होता है, मोदी जी आए और ये पंचवर्षीय योजना यानी कि योजना आयोग को ही खत्म कर नीति आयोग की स्टैब्लिशमेंट कर दिए थे, ठीक है। तो फिर से इनका तो प्लान ही अलग गया, तो पंचवर्षीय योजना यही था। आई थिंक आपको क्लियर होगा भाई। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। इतने दूर तक, इतने देर तक किसने वीडियो देखा वो कमेंट करके बताइए। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए वो कमेंट करके बताइए। एनटीपीसी का जीके सीरीज रुका हो उसको कंटिन्यू करेंगे और आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। बाकी ऑल द बेस्ट। कोई डाउट, कोई चीज़ हो बस इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा लेना पंचवर्षीय योजना में जितने भी पीसीएस में आए हुए सवाल है, ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।